भीड़ है कयामत के, भीड़ है कयामत के, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। सार संग्रह का सेशन कुछ लेट हो गया था और विज्ञान मंथन का भी लेट चल रहा है, तो हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। और चलिए हम फिर से आपके सामने यह सार संग्रह का सेशन लेके आए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, बिहार सचिवालय हो, सेंट्रल वाला एसएससी हो, या रेलवे हो, या कोई भी जीके लेवल का परीक्षा हो जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव लेवल। हमारे सेशन से बाहर अगर क्वेश्चन आता है तो आप जो कहिएगा सो, ठीक है। और ये जो सार संग्रह है ये आपको 45 नंबर दिलाएगा, ये मेरा विश्वास है। अगर आप नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत देखिए, लेकिन ये आपका रामबाण गरम मसाला साबित होता है, गरम मसाला। क्लियर। बिना देर किए हुए हम प्रारंभ करते हैं सार संग्रह का सेशन। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में सबसे पहले चलेंगे, और यह जनवरी 2020 का है, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कर्नाटक स्थित किस नवपाषाणिक स्थल के शंख के ढेर और निवास स्थान पाए गए हैं? तो यह वह जगह है पिकलीहल। पिकलीहल जगह है। कहता है कर्नाटक स्थित किस नवपाषाणिक स्थल के शंख के ढेर और निवास स्थान पाए गए हैं? तो पिकलीहल, वो है पिकलीहल है। चलिए, वेदांग की संख्या क्या गो है? तो 6 गो है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तीसरा प्रश्न है, सूत पिटक विभाजित है 5 भागों में भैया विभाजित है सूत पिटक, जिसका नाम है पांचों भागों का दिघ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। फिर से सुन लीजिए, सूत पिटक जो है 5 भागों में विभक्त है। तो दिघ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल का उत्खनन कब हुआ था? तो एस.आर. राव द्वारा, एस.आर. राव जी थे, उन्होंने 1955 से लेकर 63 में यह हड़प्पा कालीन स्थल लोथल जो था उसका खुदाई करने का काम किए थे एस.आर. राव द्वारा 1955 से 63 में। पांचवा प्रश्न है, बौद्ध सिद्धांत प्रत्यय समुत्पाद के 12 सिद्धांत निकाय हैं। बौद्ध सिद्धांत प्रत्यय समुत्पाद के 12 सिद्धांत जो है वह है जाति, जरामरण, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, उसका सडायतन, भव, उपादान। फिर से सुनेंगे, बौद्ध सिद्धांत प्रत्यय समुत्पाद के 12 सिद्धांत निकाय अगर है जाति, जरामरण, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, सडायतन, भव और उपादना। एक बात और सुनते चलिए आप लोग, पढ़ाई है मेहनत का चीज़, आपको देखना पड़ेगा। पढ़ाई को अगर आप बोरिंग समझ रहे हैं तो आप ज़िंदगी में आपके लिए पढ़ाई नहीं है, क्योंकि जो भी मिल रहा है उसको चुपचाप आंख बंद करके उसको आप अपने अंदर समाहित कीजिए और उसको रिवाइज करें। उसको आप फालतू मत समझें, नहीं तो ज़िंदगी आपके साथ खेला वैसा खेलेगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे आप। छठवां प्रश्न, उत्तरी मदुरा में आयोजित तृतीय संगम की अध्यक्षता कौन किया था? नक्कीर ने। उत्तरी मदुरा में आयोजित तृतीय संगम की अध्यक्षता किया था नक्कीर ने। सातवां प्रश्न, चोल शासक में वार्षिक समिति में कहा जाता है, वह कहा जाता है संवत्सवारियम। फिर से सुनिए, चोल शासक में वार्षिक समिति को कहा जाता था संवत्सवारियम। आठवां प्रश्न, सल्तनत काल में दिल्ली में जमाख्ता मस्जिद का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में दिल्ली में जमाख्ता मस्जिद का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी। आठवां प्रश्न है कि सल्तनत काल में दिल्ली में जमाख्ता मस्जिद का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नौवां प्रश्न है, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही माने ईश्वर की प्रेमी की लोकप्रिय उपाधि मिली है? तो वह है शेख निजामुद्दीन औलिया। फिर से सुनेंगे, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही की लोकप्रियता माने लोकप्रिय उपाधि मिली है? तो वह सूफी संत थे शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ही कहे थे, इनको महमूद इलाही का उपाधि मिला था। 10वां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने सिखों को
सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया? गुरु हरगोविंद। ठीक है, कहता है 10वां प्रश्न कि किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया? वह है गुरु हरगोविंद। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर लें तो उसमें चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। कहता है कि सहयोग आंदोलन के विरोध में किन किन नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावकर, शंकर नायर। कहता है कि सहयोग आंदोलन के विरोध में किन नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था? तो वो एनी बेसेंट थी, मोहम्मद अली जिन्ना थे, विपिन चंद्र पाल थे, सर नारायण चंद्रवाकर थे और शंकर नायर थे। 12वां प्रश्न, गुरु का बाग सत्याग्रह 1922-23 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुरु का बाग सत्याग्रह अमृतसर में। गुरु का बाग सत्याग्रह अमृतसर में। 13वां प्रश्न है, दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, सबको पता है। 14वां प्रश्न, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। बबुआ समझ सुन लीजिए, 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ, 13 जनवरी 1931 तक, 30-31 तक। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो समय था वह 12 नवंबर 1930 से, हम लोग क्या याद रखते हैं कि कौन कौन गोलमेज सम्मेलन कहिया हुआ था? तो हम यह जान लें कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है पहला, वो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। ठीक है। 15वां प्रश्न, 1937 में हुए प्रांतीय मंत्रिमंडल के चुनाव में कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनी? तो 6 प्रांत, मतलब उस समय राज्य था। तो 1937 में जो प्रांतीय मंत्रिमंडल के चुनाव हुआ उसमें जो है सरकार बनाया गया 6 प्रांतों में। मद्रास संयुक्त प्रांत जो यूपी कहा जाता था, तो मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, बिहार, बम्बई एवं उड़ीसा। याद रखेंगे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई एवं उड़ीसा। 16वां प्रश्न, कांग्रेस कार्य समिति की किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? देखिए, तो 1942 के वर्धा में, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में। 16वां प्रश्न है कि कांग्रेस कार्य समिति की किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया था? तो 14 जुलाई 1942 वर्धा में। 17वां प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत आया था 22 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत आया था 22 मार्च 1942 को। 18वां प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का नेतृत्व सौंपा था? तो रास बिहारी बोस ने सौंपे थे। 18वां प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का नेतृत्व सौंपा था? तो वो रास बिहारी बोस थे। 19वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया? 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया? तो वह 16 अगस्त 1946। ठीक है। कहता है कि 19वां प्रश्न की मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया? तो वह है 16 अगस्त 1946। 20वां प्रश्न को देखेंगे कि भारत में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति पहली बार कब हुई थी? 1901 में। भारत में इंस्पेक्टर जनरल की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर की नियुक्ति 1901 में हुआ था। अब चलते हैं संविधान में। 21वां प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। B.R. अम्बेडकर का, थोड़ा सा और बड़ा कर दें हम इसको, हाँ अभी ठीक है। कहता है 21वां प्रश्न कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ, याद रखेंगे। 22वां प्रश्न है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। 23वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। 24वां प्रश्न है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस सूची में अवश्य संशोधन करना होगा? तो पहली सूची में। अगर भारत के संघ के किसी नए राज्य में अगर हमको सृजन करना है तो संविधान की किस सूची का हम संशोधन करेंगे? तो वह पहला सूची होगा। देखिए 25वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच संबंध को दर्शाता है? तो अध्याय 11 भाग 1। ठीक है। संविधान का कौन सा भाग? तो भाग 1 में है, अध्याय 11 है, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को
संरक्षण देता है तो वह अनुच्छेद 21 है। 27वां प्रश्न, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? 50। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए। चलिए 28वां नंबर कहते हैं कि संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या, कार्यकाल कितना होता है? 1 साल का। संसद का जो प्राक्कलन समिति होता है उसके सदस्यों का अगर हम कार्यकाल की बात कर ले तो वह 1 वर्ष का होता है। 29 नंबर देखेंगे, राज्य के विधान परिषद किसी धारणा विधेयक को किस अवधि तक रोक सकता है? तो 3 माह तक। कहता है कि राज्य विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने अवधि तक रोक सकता है? वह 3 महीने तक रोक सकता है। 30वां प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? 233। इसमें जिला न्यायाधीश का जिक्र है। अब आते हैं ज्योग्राफी में, क्या कहता है कि चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। 32वां प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। 32 नंबर प्रश्न है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। 33वां प्रश्न को देखेंगे, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जो किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है 24 घंटे में 2.5 मिमी के ऊपर। 33वां प्रश्न है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जो किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है 24 घंटे में 2.5 मिमी से ऊपर। 34, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो भागीरथी नदी पर है। गुलाबी क्रांति अगर संबंधित है प्याज उत्पादन से। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज उत्पादन से। 36 नंबर है प्रश्न है कि भारत में 3 संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। भारत में 3 संसाधन वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़। 37 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश अगर है तो वो मालदीव है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। 38 नंबर प्रश्न है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो अमेजन है। चलिए अब आता है 39 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर है। 40 नंबर, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है अक्षांश। वह मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह होता है अक्षांश। अब आते हैं पर्यावरण जैव विविधता, जिसमें से भी इम्पोर्टेंट है, खासकर बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है और पीसीएस के लिए। तो 41 नंबर कहता प्रश्न है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। 42 नंबर, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसी के माध्यम से IUCN, यानी रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा किया जाता है। 43 नंबर, रामरस सम्मेलन किससे संबंधित है? रामरस आर्द्रभूमियों के संरक्षण से। रामरस सम्मेलन अगर संबंधित है वह है आर्द्रभूमियों के संरक्षण से। तो प्रश्न था कि रामरस सम्मेलन संबंधित है आर्द्रभूमियों के संरक्षण से। 44 नंबर, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 278 ppm, यानी 0.03%। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 278 ppm, या अगर हम लोग क्या जानते हैं कि 0.03%, लेकिन 278 ppm नहीं जानते थे, तो ऑप्शन में 278 ppm रहेगा, तो इसी को मार के आएंगे। 45 नंबर, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, नेशनली डिटरमाइंड
कंट्रीब्यूशंस माने अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान से क्या समझते हैं? जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व के देशों के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व के देशों के लिए बनाई कार्य योजना, यही अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान है। फिर से समझ लीजिए, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान जो है जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व के देशों के लिए बनाई कार्य योजना। 46 नंबर, नागालैंड के पर्वतीय वन बंजर होते जा रहे हैं। नागालैंड का जो पर्वतीय वन है वो बंजर होता जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो झूम खेती, इसका कारण है झूम खेती के कारण। 47 नंबर, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पीन वैली अगर बात करें तो वह हिमाचल प्रदेश के लाहौर एवं स्पीति जिले में है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वह हिमालय प्रदेश के लाहौर एवं स्पीति जिले में है। 48 नंबर, दाची गाम अभयारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है दाची गाम, इसको याद रखेंगे। 49 नंबर, इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक गैस कौन है? रेडॉन गैस। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक गैस की अगर बात करें वह है रेडॉन गैस। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक गैसों की बात करें तो वह है रेडॉन गैस। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा 50 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? तो वह मैनचेस्टर में, ठीक है, अहमदाबाद में है मैनचेस्टर। तो याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है मैनचेस्टर यानी अहमदाबाद में। आपदा से प्रश्न हमको नहीं पढ़ना है, आपदा से प्रश्न पढ़ना ही नहीं है, इसको छोड़ते चलना है। चलिए इकोनॉमिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स कहता है 61वां प्रश्न कहता है कि अकाल्पनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अकाल्पनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं वह कहलाती है रेपो दर। कम समय की पूर्ति के लिए जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ऋण लेता है ना वह कहलाता है रेपो दर। 62 नंबर क्या है? वाणिज्यिक बैंक की कुल मांग एवं साध्वी देयताओं का वह प्रतिशत जो उनको ग्राहकों को साख मुहैया कराने से पहले स्वर्ग या सरकार से अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है वह कहलाता है वैधानिक तरलता अनुपात SLR। फिर से सुनिए, कहता है वाणिज्यिक बैंक जो कॉमर्शियल बैंक की कुल मांग एवं सावधि देयताओं का वह प्रतिशत जो उन्हें ग्राहकों को साख मुहैया कराने से पहले सोना या सरकार से स्वर्ण या सरकार से अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है वह कहलाता है वैधानिक तरलता अनुपात। 63 नंबर, विश्व के अत्यल्प विकसित देशों में, अति अल्प माने कि बहुत कम, जो विकसित देश है उसको क्या कहा जाता है? चौथी दुनिया कहते हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। मैंने कहता है कि विश्व के जो बहुत कम विकसित देश है, बहुत कम अति अल्प है, उसको हम लोग चौथी दुनिया कहते हैं। 64 नंबर, किसी ऋण के मैं ब्याज के पूर्ण भुगतान को क्या कहा जाता है? एमोर्टाइजेशन। किसी ऋण के मैं ब्याज के पूर्ण भुगतान को कहते हैं एमोर्टाइजेशन। इकोनॉमिक्स का वर्ड है, थोड़ा सा भारी भारी रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए कि हमको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। 65 नंबर, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी व बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह नियम क्या कहलाता है? ग्रेशम का नियम। सुन लीजिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छा बुरा दोनों मुद्रा प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा जो है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। यह नियम कहलाता है ग्रेशम का नियम, ठीक है। 66 नंबर देखिए, कहता है किसी औद्योगिक संस्थान में उत्पादन कम हो जाने या उस वस्तु की मांग कम हो जाने पर कर्मचारियों को नौकरी से अलग करना कहलाता है ले ऑफ। फिर से, किसी औद्योगिक संस्थान में उत्पादन कम हो जाने, किसी औद्योगिक संस्थान में उत्पादन कम हो जाने या उस वस्तु की मांग कम हो जाने पर कर्मचारियों की नौकरी के पृथक करना, अच्छा, ले ऑफ कहलाता है। समझ रहे ना, माने कि अभी जैसे लॉकडाउन लगा है तो बहुत लोगों को कंपनी से लोग बाहर कर रहा है, ठीक है, तो कर रहा है तो उसको ले ऑफ कहेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक वर्ड है। 67 नंबर, वह कंपनी जिसमें हर शेयर का दायित्व अपने अंशदान तक ही सीमित होता है वह कहलाता है लिमिटेड कंपनी। वह कंपनी जिसमें हर शेयर का दायित्व अपने अंशदान तक ही सीमित होता है वो लिमिटेड कंपनी कहलाता है। 68 नंबर, वह मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर लो इंटरेस्ट रेट पर प्राप्त किया जाता है वो सस्ती मुद्रा उसको कहते हैं चीप मनी।
69 नंबर, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक डेविड रिकार्डो। प्लानिंग एंड द पुअर, डेविड रिकार्डो। प्लानिंग एंड द पुअर लिखा है डेविड रिकार्डो ने। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद नष्ट होने वाला नहीं है। देखिए, इको मार्क किसी उत्पाद पर किया गया यह प्रमाण का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद जो है, जो भी वस्तु है, वह नष्ट होने वाला नहीं है। उसी पर इको मार्क लगा हुआ रहता है। ठीक है, आते हैं साइंस में। 71 नंबर, फोनोमीटर किससे मापने में उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति। फोनोमीटर किसको मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति। बात है घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र, गायरोस्कोप। घूमती हुई वस्तुओं को मापने वाला यंत्र, गायरोस्कोप। घूमती हुई वस्तुओं को मापने वाला यंत्र, गायरोस्कोप। 73 नंबर, किसी तारे का रंग उसके किस गुण की जानकारी देता है? तो उसके ताप का देता है। 74 नंबर, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, वो बैटरी कहलाता है, सभी लोग जानते हैं। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता 11.11 होता है। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा 11.11% होता है। 76 नंबर, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पॉलीपैराफेनिलीन। ठीक है, पैराफेनिलीन टेरेप्थोमेलाइड। बाप रे, कितना भारी नाम है, टेरेप्थोमेलाइड। पॉलीपैराफेनिलीन टेरेप्थोमेलाइड। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में या वस्त्र बनाने में इसका प्रयोग होता है। एक दो बार देखेंगे तब नाम याद होगा, बहुत बड़ा नाम है। अगला, पोलियो किस वायरस द्वारा होता है? तो पोलियो मेलाइटिस। पोलियो जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम है पोलियो मेलाइटिस। अब कहता है कि पुदीना के किस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पत्ती में। पुदीना के पत्ती में तेल का अधिकतम प्रतिशत जो है वह देखने को मिलता है। चलिए अब आते हैं 79 नंबर, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस घटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस। आप रात में गर्मी के दिनों में अधिकतर आपको भगजोगनी दिखाई देता होगा, उस घटना को प्रकाश छोड़ते रहता है, उस घटना को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस। कुछ समुद्री जंतु, अच्छा कुछ समुद्री जंतु है, ही भगजोगनी नहीं होगा, ये समुद्री जंतु है। ये समुद्री जंतु प्रकाश छोड़ते रहता है अंधेरा में, तो उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। 80 नंबर, जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? वह है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़ना है, टीचर लोगों को पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, टीचर लोगों को पढ़ना है। कंप्यूटर ज्ञान पढ़ लेते हैं। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है वह इनपुट कहलाती है। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है वो कहलाती है इनपुट। 102 नंबर है, साधारण शब्दों में नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। 103 नंबर, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार होता है इम्पैक्ट। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार इम्पैक्ट होता है। 104 नंबर है, लेजर किस्मों में से कौन सा लेजर प्रिंटिंग में प्रयुक्त होता है? तो सेमीकंडक्टर लेजर। लेजर किस्मों में से कौन सा लेजर प्रिंटिंग में प्रयुक्त होता है? तो वह है सेमीकंडक्टर लेजर। 1 किलोबाइट में बिट्स होते हैं 8192। 1 किलोबाइट में बिट्स होते हैं 8192। 1 किलोबाइट्स में कितना बिट्स होता है? 8192। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। अब कहता है डक डक गो। डक डक गो क्या है? तो सर्च इंजन है। डक डक गो जो है वह सर्च इंजन है, इसको याद रखें। कहता है कि एक्स और फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है? तो 4। एक्स और जंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है? तो वह 4 है।
109वां है कि आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है IBM सिस्टम या 360, IBM सिस्टम 360, IBM सिस्टम 360। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है IBM सिस्टम 360। SMPS का विस्तारित नाम, SMPS का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। चलिए स्विच्ड मोड पावर सप्लाई हो गया। 111 नंबर, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? तो गोल्फ से, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। क्लियर। 112 है कि होम, डायमंड, पिचर, होम रन आदि जो है शब्द वो बेसबॉल से संबंधित है। देख लीजिए, होम, डायमंड, पिचर, होम रन, ये सब जो है ना बेसबॉल से संबंधित है। 113, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कै गो होता है? तो 15 गो। रग्बी फुटबॉल में कै गो खिलाड़ी होगा? रग्बी फुटबॉल में 15। कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। कीनन स्टेडियम की बात करें तो वो जमशेदपुर में है। 115, ड्यूस, कोर्ट, डबल, फॉल्ट, स्मैश आदि शब्दावली लॉन टेनिस से संबंधित है। कहता है ड्यूस, कोर्ट, डबल फॉल्ट, स्मैश आदि शब्दावली जो है वह लॉन टेनिस से संबंधित है। 116 नंबर है, ओलंपिक ध्वज को सबसे पहले किस ओलंपिक में लहराया गया था? तो ओलंपिक झंडा को सबसे पहले 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में किया था, फहराया गया था। ठीक है, तो ओलंपिक ध्वज को सबसे पहले 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में लहराया गया था। 17 नंबर है, भारत में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी का 8 बार स्वर्ण जीता। भारत में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी का 8 बार स्वर्ण जीता। इस खेल में पहला स्वर्ण पदक भारत ने जीता था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। सबसे पहले जीता था ओलंपिक ग्रीष्मकालीन 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। अब 118 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रमुख नियामक संस्था है, इसका मुख्यालय है दुबई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रमुख नियामक संस्था है। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें वह दुबई में है। 119 क्या कहता है कि राष्ट्रमंडल खेल का पहले नाम ब्रिटिश अंपायर खेल था। राष्ट्रमंडल खेलों का पहले नाम ब्रिटिश अंपायर खेल था। इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल किया गया 1978 में। राष्ट्रमंडल खेल का सबसे उससे पहले क्या कहा जाता था? इसको ब्रिटिश अंपायर खेल कहा जाता था, लेकिन 1978 में इसको फिर से राष्ट्रमंडल खेल कहा जाने लगा। 120 का था, वाटर पोलो की सर्वोच्च नियामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनले। वाटर पोलो की सर्वोत्तम नियामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनले या फीना, FINA। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनले। वाटर पोलो की सर्वोच्च नियामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था फिर से सुन लीजिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनले। चलिए विविध की बात कर लें। विविध में कहता है 131 नंबर प्रश्न में, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में हुआ था। CSIR वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना की अगर हम बात करें तो वह 1942 में हुआ था। 132 नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल में है। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है वह केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। 134 से कुचिपुड़ी प्रमुख नृत्य आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का है। कुचिपुड़ी प्रमुख नृत्य आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का है। कुचिपुड़ी प्रमुख नृत्य आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का है। 135 है, ओरेविल नामक स्थल का संबंध किससे है? महर्षि अरविंद घोष। ओरेविल नामक स्थल का संबंध महर्षि अरविंद घोष से है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसको बार बार देखें ताकि आपको सारा प्रश्न याद हो जाए और आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हो। तो चलिए, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।